नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरएस प्री की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उससे संबंधित अपनी 7-8 वीडियो हो चुकी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है साथ के साथ उनको भी देख लें, जिससे आपको पता लगे कि किस प्रकार के प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित आरएस प्री की परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2013 वाला प्रश्न पत्र और उसमें पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को। तो देखिए आज का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है अपना, कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है। अलौह धातु जो धातुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो लौह युक्त और एक अलौह युक्त। अब जो अलौह धातु होती हैं उनके अंदर ऐसी धातुएं आती हैं जिनके अंदर लोहे की मात्रा क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो इसमें अपने पास जो धातु आ जाएंगी वो आ जाएंगी तांबा, सीसा, निकल, टाइटेनियम, टिन और सोना, चांदी, ऐसी धातु जिनमें लोहे की मात्रा बिल्कुल कम होती है। कीमती धातु आती हैं, पारा भी इसमें आ जाता है, कोबाल्ट भी आ जाता है, वेनेडियम आ जाता है, टंगस्टन आ जाता है, सीसा आ जाता है, चांदी आ जाती है। ऐसे सभी क्या होती हैं, अलौह धातु होती हैं। तांबा, जस्ता, निकल, एल्युमिनियम, समझ रहे हो ना। तो देखो हमारे ऑप्शन देखते हैं, निकल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। पहला ऑप्शन तो यही मिल गया। मैंने अभी बताया था कि अलौह धातु कौन कौन सी होती हैं। अब उसके बाद देखते हैं निकल, एल्युमिनियम, लौह अयस्क और जस्ता। अब देखो इसमें लौह अयस्क आ गया तो अलौह पूछ रहा है, लौह अयस्क की तो आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं तांबा, कच्चा लौह भी इसमें आ गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत सा लग रहा है। निकल इस्पात, निकल कार्बन इस्पात, देखो कार्बन इस्पात में भी लोह की मात्रा होती है। एल्युमिनियम और जस्ता, तो अपने पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, कि अपनी जो अलौह धातु होती है निकल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, पारा, चांदी, सोना, तांबा, ये सभी किस में आ जाते हैं, अलौह धातुओं के अंदर आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर का चयन कीजिए। हाँ, तो सूची फर्स्ट है अपने पास ये रही, इसमें है ईंधन गैस है, और सूची सेकंड है अपने पास प्रमुख घटक की जो ईंधन गैसें हैं उनके प्रमुख घटक हमें यहाँ पूछे गए हैं। तो देखो कैसे पता करेंगे इसको। ऑप्शन अपने ये रहे, तो सबसे पहले देखो सीएनजी के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं। सीएनजी के अंदर होती है मीथेन और ईथेन। तो अपने ए ऑप्शन पे आ जाएगा 3 नंबर। ओहो, ए कहाँ है, ये रहा, ए पर आ गया 3 नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं एलपीजी की तरफ। एलपीजी में कौन कौन सी गैसें होती हैं, एलपीजी में होती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, तो ये हो जाएगा अपना दूसरे में दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोल गैस के अंदर होती है देखो हाइड्रोजन, मीथेन, एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें इसके अंदर होती हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, मीथेन और एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें किसके अंदर आती है, कोल गैस के अंदर। तो देखो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है केवल, इसमें मीथेन इसमें आ गई। देखो तो कोल गैस किसके अंदर आ जाएगा, चौथे में। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, यानी से का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। और उसके बाद चलते हैं वाटर गैस के अंदर हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, 2 ही गैस है केवल, तो ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। ठीक है, तो अब इसको लगाते हैं कि ए में क्या आएगा, ए में आ जाएगा अपने पास तीसरा। तो देखो ए में तीसरा कौन कौन से में आ रहा है, एक तो इसमें आ गया और एक इसमें आ गया। ठीक है, और ये दो तो अपने क्या हो गए, यहाँ पर गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सब, उसमें देखते हैं कि और बी में आ रहा है दूसरा, तो इसमें भी दूसरा आ गया, इसमें भी दूसरा आ गया। अभी तक तो ये दोनों सही चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि से में क्या आएगा, कोल गैस में आ रहा है नंबर 4, तो देखो इसमें आ रहा है नंबर 4, इसमें नहीं आ रहा, तो ये अपना गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये से वाला क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने और नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह है तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, कथन और कारण से संबंधित है। तो सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे, फिर कारण को पढ़ेंगे, फिर हमें ये बताना है कि कथन और कारण में से कौन सा सत्य है या दोनों सत्य हैं या किस प्रकार से जो भी होगा। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
पितृत्व स्थापन तथा बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। ये तो हो गया कथन कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो पितृत्व स्थापन और बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान हेतु क्या बन गया है, एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। कारण क्या है इसका, डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई मुजरिम होता है और वो ऐसा अपराध करके चला जाता है कि उसका पता ही नहीं लग पाता कि आखिर ये मर्डर किसने किया है, बलात्कार किसने किया है, या फिर कोई चोरी वगैरह है, ऐसी चोरी की गई है कि हमें पता ही नहीं होता पुलिस वालों को। तो वो किस प्रकार से पता लगाते हैं, अगर उनको वहाँ एक छोटा बाल मिल जाए या सूखे हुए रक्त मिल जाएं, और अगर कोई बलात्कार हुआ है तो उसमें वो किससे पता लगाते हैं, वीर्य के माध्यम से। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। इसमें क्या होती है, इससे अपराधियों की क्या हो जाती है, पहचान आसानी से हो जाती है। तो हम कह सकते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कथन ए तथा कारण ए दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन जो कारण है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए सत्य है तथा कारण आर असत्य है। कथन ए सत्य है तथा कारण आर भी सत्य है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि जो पहला कथन है उसका कारण भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यह क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो कथन का क्या कर रहा है, यहाँ पर सही स्पष्टीकरण दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो देखो ये प्रश्न जो है एक पेपर में भी पहले आ चुका है और फिर दोबारा से क्या हुआ है, 2013 में रिपीट हुआ है। तो कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो देखो पेपरिन, पोपलर, खोई बगासे या फिर चावल तृण। तो देखिए इसमें जो कागज की लुगदी बनाने में काष्ठीय पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं पोपलर। क्या कहते हैं, पोपलर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। जो नैनो द्रव्य होते हैं उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो देखो बल, दाब, घर्षण और तापमान। उनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है घर्षण। क्या होता है, घर्षण। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो ये सवाल देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके प्रश्न ये है, उत्तर ये है। पेपर में आपके साथ ऐसा अवश्य होगा कि प्रश्न के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे ऐसे दे दिए, इनमें से ही उत्तर लगाना है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम क्या कर बैठते हैं, गड़बड़। उसके नीचे भी प्रश्न लिखा होता है, जैसे कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं, ये 4 युक्तियाँ हैं जिनके नाम है, देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक में बदलता है, डीजल ईंधन प्रकाश से विद्युत में बदलता है, सौर सेल रासायनिक से यांत्रिक में बदलता है। तो देखो अब अपन सोचेंगे कि इनमें से पूछ रहा है शायद ये कौन सी है कौन सी नहीं है, लेकिन क्या है, देखो उपरोक्त युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, और इसके ऑप्शन और नीचे दिए गए हैं, ए और बे, ए और से, बे और दे, और से और दे। तो अब हमें इनमें ये आंसर है इस सवाल के, ये सवाल था ऊपर वाला। ठीक है, इस प्रकार से आप पहले पूरे सवाल को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या आंसर करना है अगर सवाल आता है तो देखो कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, ये इसके हमने पढ़ लिए हैं। तो देखो इनमें से सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, आप सब जानते हैं जनरेटर क्या होता है, एक यांत्रिक वस्तु है, यंत्र है। ठीक है, वो यंत्र से क्या होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा से किस में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। शादी ब्याह में आपने लगे भी देखे होंगे जनरेटर वगैरह। इलेक्ट्रिक मोटर ये पानी वानी भरने के काम में आती है। इलेक्ट्रिक मोटर ये विद्युत से किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। समझ में आ गई बात, ये विद्युत से चलती हैं और ये क्या काम करती हैं, ये विद्युत बनाते हैं जनरेटर वगैरह। ठीक है, डीजल ईंधन ये प्रकाश से विद्युत में, ये गलत बात है भाई। और
सोलर सेल जो है ये रासायनिक से यांत्रिक में, ये भी गलत है। सोलर सेल के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि ये रासायनिक ऊर्जा से नहीं, प्रकाश ऊर्जा से किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से हमें ये सही। तो देखो इसमें ए और बे दोनों क्या हैं, सही है, ए और बे। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए और बे है। तो ये रहा ए और बे, तो अपना ए राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्नों में हमें ऊपर ही जवाब नहीं दे देना है, कहीं पहला ही पढ़ा और पहले को आंसर दे के पूरा प्रश्न गलत कर दें। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही पूछना है ये। तो देखो नैनो कर्ण द्वारा 120 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई दे देती है। जो हमारे कान हैं, नैनो कर्ण यानी छोटे कान द्वारा 120 dB तक की कम ध्वनि सुनाई दे देती है। अगला पढ़ते हैं। नैनो कर्ण 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई दे देती है। नैनो कर्ण सिलिका के केवल एक नैनो कण का बना होता है और नैनो कर्ण रजत चांदी के केवल एक का बना होता है। ठीक है, एक इसमें भी कण हो सकता है, मिसप्रिंट हो सकता है शायद, ये क्या है, एक कण का बना हो सकता है, ऐसे होगा कुछ। तो देखो यहाँ करते हैं इसको कि इनमें से कौन सा सही है। अपने जो कान है वो 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई दे देती है, ये ठीक है यहाँ पर, क्योंकि देखो 120 ऊपर चली जाएगी और सिलिका से ये बने नहीं है, रजत चांदी के भी बने नहीं होते, आप सब जानते हैं नैनो कर्णों। तो इसका आंसर क्या होगा, जो नैनो कर्ण होते हैं 60 डेसिबल तक कम ध्वनि को ही सुन पाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। तो देखिए, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, ये प्रश्न है अगला। तो भास्कर फर्स्ट के प्रक्षेपण से, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, एप्पल के प्रक्षेपण से और अग्नि के प्रक्षेपण से, ये सभी अंतरिक्ष यान है जिनके प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष युग में क्या किया है, प्रवेश किया है। तो देखिए कौन सा था वो, सबसे पहले जो प्रक्षेपण यान बनाया गया है उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, आप सभी जानते हैं इसको। तो आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने किसमें, अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर लिया है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय उपग्रह GS-87 अनन्य रूप से बनाया गया है, मतलब ये किसके लिए, किस काम के लिए बनाया गया है। तो देखिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, सैन्य संचार हेतु, मार्स मिशन के लिए या चंद्रमा की विशेष जानकारी के लिए। तो इसमें जो अपना ऑप्शन हो जाएगा, जो भारतीय उपग्रह GS-87 है वो सैन्य संचार हेतु, किसके लिए, सेना की मतलब मदद करने के लिए। ठीक है, कहीं से कोई मिसाइल वगैरह आ रही हो तो ये क्या करता है, मदद करता है बताने में। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, क्या है, ए, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। रक्तदान की क्या देते हैं, सलाह देते हैं कि इसको रक्त कमी हो गई है। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, उनके संबंधी उनके पास ही खड़े थे। तो देखो, पत्नी थी, पत्नी का ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पर, ओ, भाई का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और पुत्री का क्या है, ओ। हम जानते हैं कि जो ओ होता है, ओ तो होता है सर्वदाता, और ए भी जो होता है ये होता है सर्वग्राही, ये सबसे ले लेता है और ये सबको दे देता है। ठीक है, अब जो ओ तो सबको दे देगा, लेकिन ए भी क्या होगा, ए भी किसी को नहीं देता है सिवाय ए बी के। और ए को कौन कौन दे सकता है, ए को ओ दे सकता है और ए दे सकता है रक्त। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके लिए ओ रक्त, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो भी ब्लड दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो भी उसको रक्त दे सकता है। तो इनमें से देखो कौन कौन इसको अपना अपना ब्लड दे देगा। तो देखो, पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये दे देगा। भाई नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं दे सकता, क्या, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। पुत्र दे देगा क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पुत्री भी दे देगी क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। ठीक है, तो अब देखते हैं उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं, कि रक्त की मदद कौन कौन कर सकता है। तो देखो, ए और बे कर सकते हैं, बे और से
ब और से नहीं कर सकते, ब से देखो इसमें ब नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। और ब से द ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब में भाई आ रहा है, भाई किसी को नहीं दे सकता, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ए से और द, ए में कौन है पत्नी, से में कौन है पुत्र, और द में कौन है पुत्री, ये सब क्या कर सकते हैं, घायल व्यक्ति को रक्त दान कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखो, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। आगे देखिए, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है। तो इनमें अब देखो, उपरोक्त में से कौन से कथन क्या है, सत्य पूछ रहा है, ये सत्य कौन से हैं। तो ऑप्शन है ए और बे और से, केवल ए और केवल से। तो यहाँ देखिए, इसको दोबारा पढ़ते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ, ये बात क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ये बात भी क्या है यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है, ये बात गलत है, सही है। तो कौन कौन सी बात सही है, ये 2005 में प्रभावी हुआ और ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तो ए और बे दोनों क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। तो कथन कौन सा सत्य हो जाएंगे अपने, ए और बे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करो। पहला कथन देखिए, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। आगे है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। अगला कथन क्या है, देखो, मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। और आगे है, द आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता उत्पन्न होती है। इसके देखिए आगे क्या है प्रश्न, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, ये भी क्या पूछ रहा है, कथनों की सत्यता पूछ रहा है, कौन कौन से कथन सत्य है। ये अपने ऑप्शन है ए बे एवं से, ए बे एवं द, बे से केवल, और से बे द केवल, ये दो है, ठीक है। इस प्रकार से तो देखो, इसको शुरू से करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं इनको कथन। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। तो ये बात क्या हो जाएगी अपनी, सही हो जाएगी कि मानव भोजन में वसा अम्लों का क्या होना चाहिए, एक भाग होना चाहिए। जैसे घी, लौनी घी, दूध, कुछ इस प्रकार से वसा होने चाहिए, ठीक है। आगे है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। वसा तो होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए, वो भी 75 ग्राम, ये बात भी क्या है, सही है। आगे देखिए, मानव शरीर की कोशिकाएं किसी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, ये गलत बात है, वसा का संश्लेषण होता है, ठीक। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता उत्पन्न होती है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से क्या होती है, न्यूनता उत्पन्न होती है, ये बात भी क्या है, सही है। भाई वसा होने जरूरी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो, ए बे और द, ए बे द तीन सही है, लेकिन से गलत है। तो से इसमें है, गलत है, से इसमें है, गलत है, से इसमें भी है, ये भी गलत है, 3 गलत हो गई। कौन सा बचा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये थे हमारे आज के प्रश्न जो RS प्री 2013 की परीक्षा में पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आ रहे होंगे और हमारी वीडियो भी आज बहुत अच्छी लग रही होगी आपको। और आज के प्रश्न बहुत बड़े बड़े थे, ऐसे ही पूछे जाते हैं RS प्री परीक्षा में, तो आप अच्छे से मेहनत करके इनको हल करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।